Good morning everybody, and now we start with chapter number 3 of our syllabus. और chapter number 3 जो हमारे syllabus में है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जितनी भी ऑडिट करते हैं उसका मेन कंक्लूजन होता है हमारा ओपिनियन। और ऑडिट ओपिनियन कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट पर लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनेगी, किसको एड्रेस करेंगे, क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट के की एलिमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें हमारी चैप्टर नंबर 3 में है। चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑडिट रिपोर्ट, एंड ऑडिट रिपोर्ट में हम सीखेंगे पूरी ऑडिट रिपोर्ट ड्रॉ करना, ड्राफ्ट करना, ऑडिट रिपोर्ट के एक एक एलिमेंट के बारे में। वी विल स्टडी दिस चैप्टर. This chapter is supposed to be the most interesting one if you do it very properly with me. So now let's start. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि चैप्टर नंबर 3 में है क्या क्या। चैप्टर नंबर 3 जो ऑडिट रिपोर्ट में है, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है रादर, उसमें हम 4 तरह के एसेज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एसेज? एसेज 700, 701, 705 एंड 706। 700 इज द मेन एसे, ये नींव है पूरे चैप्टर की, क्योंकि इस 700 वाले एसे में है फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट एग्जैक्टली किस फॉर्मेट पर बनाई जाएगी, क्या है उसका प्रॉपर लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, ये है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट इन एसे 700। फॉर्मेट के अलावा अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर आपको देना है तो एसे 700। अगर ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो एसे 705। ऑडिटर जिस ओपिनियन पर पहुंचा है वो क्यों पहुंचा है, बेसिकली उसने अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो क्यों दिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया तो क्यों दिया, ये सारी बातें हैं 701 में। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें जो ओपिनियन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर ऑडिटर को लगता है बतानी चाहिए, तो वो बातें वो लिखेंगे ऐसे 706 में। तो ये टोटल 4 तरह के एसेज हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट्स आ रहे होंगे दिमाग में, मैम मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या है बताऊंगी, की ऑडिट मैटर क्या है बताऊंगी, एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या है, अदर मैटर क्या है, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसमें एक एक चीज़, एक एक वर्ड बहुत प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा। मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया है कि इस चैप्टर में हम 4 एसेज पूरे करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 में हमने एसे 299 किया था जॉइंट ऑडिट, वैसे कि वैसे इस चैप्टर में हम 4 मोर एसेज कवर कर लेंगे। दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी लॉ. This chapter is strictly related to the standards on auditing which are issued by Institute of Chartered Accountants of India, and out of which we will cover the 4 important ones over in this chapter. So पहले हम ये चैप्टर शुरू करें, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं, राइट। तो अच्छे से सुनिएगा, ओपिनियन क्या होता है। देखिए, जब भी आप ऑडिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जब भी आप ऑडिट करने के लिए एंटिटी के अंदर जाओगे, यू विल ऑलवेज गो विथ अ पॉजिटिव अप्रोच। आप ये ही सोच कर जाओगे कि सब अच्छा ही होगा। हम ये क्यों सोच के जाएं कि कंपनी बेकार होगी, मुझे तो घटिया ही ओपिनियन देना है। मैं हमेशा सोच के जाऊंगी कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी ने बहुत अच्छा किया होगा, एंटिटी ने अपने फ्रॉड्स, एरर्स को रोकने के लिए बहुत प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए होंगे। ऑफ कोर्स अगर तुम मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हो क्लास में, तो मैं यही सोच के जाऊंगी ना कि तुम पढ़ने आ रहे हो। मैं ये क्यों सोचूंगी कि नहीं ये स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं आए, कुछ और करने आए। ऑब्वियसली आई विल गो विद अ पॉजिटिव अप्रोच। हाँ, फिर अगर पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा होता है कि मुझे कुछ एविडेंसेस, सबूत पता चलता है कि नहीं इनका इंटेंशन कुछ और है, तो बात अलग है, राइट। हमेशा हम पॉजिटिव माइंड से, एक पॉजिटिव अप्रोच से, एक इंडिपेंडेंट
अप्रोच से, एक अनबायस्ड अप्रोच से, एक इम्पार्शियल अप्रोच से ऑडिट शुरू करेंगे। क्या क्या बोला मैंने? अनबायस्ड, बिना किसी भेदभाव, इम्पार्शियल, कोई पार्शियलिटी के बिना, ऑब्जेक्टिव तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से, एक पॉजिटिव माइंड से ऑडिट शुरू करेंगे कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, फिर मैंने ऑडिट करना शुरू किया विद अ पॉजिटिव अप्रोच। मैंने अपनी पूरी ऑडिट फिनिश कर दी, अपने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। कौन से प्रोसीजर्स? अंडरस्टैंड करना, प्लान करना, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ARP, मैंने पूरी ऑडिट परफॉर्म कर ली। और ऑडिट परफॉर्म करने के बाद, ऑडिट पूरी परफॉर्म करने के बाद मुझे पता चलता है कि वाकई में सब कुछ बहुत अच्छा है यार। मतलब कंपनी ने कोई गलती नहीं करी है, कंपनी में चोरी होने के कोई चांस ही नहीं है, कंपनी ने शानदार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैंने सोचा था गलतियां होंगी, लेकिन बिल्कुल गलती नहीं है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, सब कुछ AS और लॉ के अकॉर्डिंग है। मतलब मैं जो सोच कर आई थी वैसा ही हुआ। कंपनी वाकई में बढ़िया है, मतलब वाकई में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। वाकई में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर AS एंड एज पर लॉ बने हैं। वाकई में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड्स और कोई एरर्स नहीं है। कंपनी शानदार है, बहुत अच्छी है। तो मैं जिस तरह का ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगी उसको बोलते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन, और इसका दूसरा नाम है और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इसको ऑडिटर का क्लीन रिपोर्ट भी बोला जा सकता है। अनमोडिफाई, व्हाट डू यू मीन बाय मोडिफाई? मोडिफाई मतलब चेंज होना, अनमोडिफाई मतलब चेंज ही नहीं हुआ। मैं जो सोच कर आई थी वैसा ही हुआ। कंपनी में कोई गलतियां नहीं है, कंपनी में कोई फ्रॉड्स नहीं है, कंपनी में कोई एरर्स नहीं है, सब कुछ AS के अकॉर्डिंग है, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो वी विल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन, और इट्स अ क्लीन रिपोर्ट। ऑडिटर एकदम खुश है, कंपनी एकदम बढ़िया है, और इस तरीके का ओपिनियन ऑडिटर ने दिया है। तो ये तो हो गया आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन वाइस वर्सा, मैं सोच के आई थी कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऑडिट परफॉर्म करी मुझे पता चला कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ही नहीं है, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है तो सही लेकिन बेकार है। समझ लो, वॉचमैन को हायर तो किया है लेकिन कुछ काम का नहीं है, कैमरे लगाए तो हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कंपनी में बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत एरर्स हो रहे हैं, कोई लॉ कंप्लायंस नहीं है, मतलब ऑपोजिट हो रहा है। तो मैं जो सोच कर आई थी वैसा नहीं हुआ, राइट। इस ओपिनियन को बोलते हैं मोडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? मोडिफाइड ओपिनियन। मैं जो सोच कर आई थी वैसा नहीं हुआ। मोडिफाइड ओपिनियन 3 तरीके के होते हैं। वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 3 टाइप्स। मैंने सोचा था इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, मैंने सोचा था कंपनी ने लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। कंपनी ने, एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त ना तो AS को फॉलो करा, ना ही लॉ को फॉलो किया, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ना तो AS को फॉलो किया, ना लॉ को फॉलो किया, ना ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मतलब कंपनी में इतने गपले हैं,
इतने गबन, एम्बेजलमेंट्स, कंसीलमेंट्स है, चोरियां हैं, थेफ्ट्स है, फ्रॉड्स है, एरर्स है कि मुझे लग रहा है कंपनी घटिया है. आई शुड एक्सप्रेस एंड एक मॉडिफाइड में ही दूसरे तरह का ओपिनियन होता है जिसे बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन. एज द नेम सजेस्ट, एडवर्स मतलब बेकार, बुरा हाल है कंपनी का. ऑडिटर विल एक्सप्रेस अ एडवर्स ओपिनियन. देखो समझ लो यहाँ पे सब कुछ बहुत शानदार है, अनमोडिफाइड ओपिनियन. यहाँ पे सब कुछ बहुत घटिया है, एडवर्स ओपिनियन. ये दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है. सब कुछ बहुत अच्छा, अनक्वालिफाइड, अनमोडिफाइड, सब कुछ बहुत घटिया, एडवर्स ओपिनियन. लेकिन कभी कभी सिचुएशन बीच में भी तो हो सकती है. सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दूं, लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है कि मैं एडवर्स दे दूं. समझ लो तुम्हारे टेस्ट को मुझे देखकर लगा कि तुमने इतना शानदार भी नहीं लिखा है कि मैं मेरिट में डाल दूं तुमको, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन इतनी घटिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें फेल कर दूं. नीदर पास नॉर फेल, इट्स एन एवरेज परफॉर्मेंस. एंड हाउ डू वी राइट एवरेज परफॉर्मेंस इन ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिटर एक्सप्रेसेस अगेन अ काइंड ऑफ ओपिनियन कि कंपनी ओके है, कुछ गलतियां हैं, अगर उनको सुधार ली जाए तो शायद कंपनी अनक्वालिफाइड में आ सकती है. और इस थर्ड कैटेगरी के ओपिनियन को बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब एक्सेप्ट ऑफ सम मिसस्टेटमेंट्स, मतलब गलतियां हैं पर इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं एडवर्स दे दूं, इतनी भी सारी नहीं है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं एडवर्स दे दूं, लेकिन गलतियों को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, मैं अनक्वालिफाइड भी नहीं दे सकती. मतलब अगर ये गलतियां सुधार लोगे तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, बट क्योंकि गलतियां हैं आई एम गिविंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन विच इज अ ओके टाइप्स ओपिनियन. सो सब कुछ बहुत अच्छा है, अनमोडिफाइड ओपिनियन. सब कुछ बहुत घटिया है, एडवर्स ओपिनियन. एक एवरेज सिचुएशन है, ओके टाइप्स, इट्स अ क्वालिफाइड ओपिनियन. कि कुछ गलतियों को अगर आप सही कर दोगे तो आप शायद अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड पे स्टैंड हो सकते हो. लेकिन एक और तरह का ओपिनियन है. देखो 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी कंपनी की ऑडिटर हूँ और तुमने मुझे फ़ोन किया कि मैम बुक्स रेडी है, आप आ जाओ चेक कर लो. मैं रास्ते में थी, जा ही रही थी कि अचानक से मेरे पास एक फ़ोन आया कि उस एरिया में मत जाना, एक्स लिमिटेड में आग लग गई है, बहुत ही भयंकर तरीके की आग लगी है, एक चीज़ भी नहीं बची इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तुमने बुक्स बना दी थी, तुमने मुझे कॉल भी कर दिया था, मैं लेने जा भी रही थी, लेकिन बुक्स जलने की वजह से मैं चेक नहीं कर पाई. क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एविडेंसेस इकट्ठे ही नहीं कर पाई, मैं कोई ओपिनियन देने की पोजीशन में हूँ क्या? बिना चेक किए मैं कैसे बोल सकती हूँ कंपनी बहुत अच्छी है या कंपनी बहुत बेकार है या पता नहीं कंपनी एवरेज पोजीशन में होगी? हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने बुक्स चेक ही नहीं करी, आई डोंट नो, आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, आई एम नॉट एबल टू फॉर्म एनी ऑडिट ओपिनियन. Auditor, when is unable to express opinion, will give a fourth kind of opinion, which we call as disclaimer of opinion. Disclaimer का मतलब क्या होता है? वो क्लेम ही नहीं कर सकता, हम किसी भी ओपिनियन पर दावा नहीं लगा सकते. राइट, मैं ऑडिट करने गई तो थी पर बुक्स नहीं है, और क्योंकि बुक्स नहीं है मेरे पास किसी भी कैटेगरी का कोई ओपिनियन नहीं. नीदर आई कैन से कंपनी इज गुड नॉर आई कैन से कंपनी इज बैड. आई डोंट नो, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन. जब भी ऑडिटर इनेबिलिटी शो करता है, इनेबिलिटी व्हाट? इनेबिलिटी सबूत इकट्ठे करने की, इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन. हम एक फोर्थ काइंड ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं
जिसे हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर जो सोच के आया एकदम वैसा ही था, सब कुछ एकदम बढ़िया। वी विल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियन विच इज ऐसे 700, ऐसे 700। ऑडिटर जो सोच के आया वैसा नहीं हुआ, चीजें गड़बड़ थी, चीजें बेकार थी। वी विल एक्सप्रेस मोडिफाइड ओपिनियन जो लिखा है ऐसे 705 में। और मोडिफाइड ओपिनियन के भी 3 सब डिविजन्स है। सबसे पहला सब कुछ बहुत बेकार है, एडवर्स ओपिनियन, बिल्कुल भी एएस नहीं, बिल्कुल भी लॉ नहीं, बहुत फ्रॉड्स है, बहुत एरर्स है। एडवर्स ओपिनियन सब कुछ एवरेज है, कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से मैंने अनक्वालिफाइड नहीं दिया है, पर वो गलतियां इतनी भयंकर भी नहीं है कि मैंने एडवर्स दे दिया हो। इट्स अ एवरेज, so average position which we call as qualified opinion. And when auditor is unable to express any opinion, inability word आ जाएगा जहाँ पर, we will express a disclaimer of opinion. Disclaimer of opinion. ध्यान रहे, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, लेकिन फोर्थ क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यू विल नेवर फॉरगेट द वर्ड ऑफ। मतलब ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एक सिचुएशन है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मैं कोई ओपिनियन दावा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने चेकिंग ही नहीं करी है। अगर मैंने चेक करी होती तो मैं शायद क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड या एडवर्स दे देती, लेकिन क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया है, मेरे साइड से कोई ओपिनियन नहीं है, और क्योंकि कोई ओपिनियन नहीं है, आई एम एक्सप्रेसिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सो इट वाज ऑल विथ योर ऑडिट ओपिनियन। ओपिनियन समझ में आया? हमने पढ़ लिया कि ओपिनियन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, अनमोडिफाइड, मोडिफाइड। मोडिफाइड फर्दर कितने तरीके के होते हैं? 3, एडवर्स, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब ऑडिटर जो सोच कर आता है वैसा ही हुआ, एवरीथिंग इज करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, ही विल एक्सप्रेस। देखो ऑडिट ओपिनियन एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑडिटर जो सोच के आया एकदम वैसे ही हुआ, सब कुछ परफेक्ट, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, जिसे हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी बोल सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। या एक नया वर्ड आपको सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर प्रॉपर FRF। याद आ रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी AS है, जो भी लॉ है, सबके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड हैं। वी विल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड अनमोडिफाइड ओपिनियन इज कवर्ड अंडर ऐसे 700। राइट नाउ इफ वी मूव ऑन फर्दर, ऑडिट ओपिनियन में जो सोच कर आया वैसा ही हुआ, अच्छा 700, पर जो सोच कर आया वैसा नहीं हुआ, तो ही विल एक्सप्रेस अ modified opinion. And what is modified opinion? Modified opinion can be further categorized into 3 aspects. ऐसे 705 में modified opinion कवर्ड है। ऑडिटर जो सोच कर आया वैसा बिल्कुल भी नहीं था, कमी बहुत ही बेकार थी, कोई AS नहीं, कोई लॉ नहीं, he will give a adverse opinion। तो इधर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, financial statements are not as per FRF, या financial statements are not giving true and fair view, या financial statements में बहुत सारे frauds हैं, बहुत सारे errors हैं। राइट मैं हर एंगल से कोशिश करी हूँ समझाने की, क्योंकि दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर ऑडिटर जो सोच कर आया वैसा बिल्कुल नहीं था, एडवर्स ओपिनियन
कंपनी इतनी बेकार भी नहीं थी कि हम एडवर्स दें, लेकिन कंपनी इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम अनक्वालिफाइड दें। तो एक सो ओपिनियन, एक एवरेज ओपिनियन ऑडिटर देता है, जिसे बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन ये कहता है कि देयर आर सम मिस स्टेटमेंट्स, सम कुछ गलतियां हैं, अगर सुधार लो तो क्या पता हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दें। मतलब सोचो, कुछ गलतियां हैं, अगर आप सुधार लोगे तो आप मेरिट में आ जाओगे, पर अगर आप वो गलतियां नहीं सुधारी और वो गलतियां रिपीट करते रहे तो आप फेल हो जाओ। समझ रहे हो, दो एक्सट्रीम कॉर्नर के बीच का ओपिनियन है ये क्वालिफाइड ओपिनियन। एंड थर्ड कैटेगरी, व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोलते हैं इसको। अनेबल, इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे पा रहा है, उसके पास चीजें, एविडेंसेस नहीं है, सिचुएशन क्लियर नहीं है, ही विल गिव एन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझ आया? अनमोडिफाइड ओपिनियन 700, मॉडिफाइड ओपिनियन 705। 700 में अनमोडिफाइड ओपिनियन के अलावा एक और चीज भी है, द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वैसे तो मैंने तुम्हें पहले से ही नोटबुक्स में लिखवा दिया एकदम प्रॉपरली ड्रॉ करके, तो प्लीज़ जब मैं फॉर्मेट पढ़ा रही होंगी तब आप अपने वो नोटबुक का सेट अपने सामने रखना, ताकि आप रिलेट कर पाओ जो मैंने लिखवाया है उसको, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे, राइट। तो अगर मैं फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करूँ तो देखो, हम कोई भी लेटर, कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। किस चीज़ की रिपोर्ट है भाई साहब? टाइटल इज बेसिकली व्हाट इज अबाउट द, ऑल अबाउट द रिपोर्ट, व्हाट इज इट। तो टाइटल में हम लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैम इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों ऐड करें फालतू में? देखो, ऑडिटर्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट लिखकर हम ये बता रहे हैं कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, हमने एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से कंपनी की ऑडिट करी है, सब चीजें अच्छे से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके ऑडिट करी है, हमारे अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिट करी है। तो सबसे पहले हो गया हमारा टाइटल, उसके बाद है आपका टाइटल के बाद एड्रेस टू। बेसिकली रिपोर्ट हमने किसके लिए बनाई है, तो बताओ, हमें अपॉइंट करने वाले कौन? मेंबर्स। हम ऑडिटर किसके हैं? कंपनी के, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट एड्रेस करी जाती है वो कंपनी को मेंबर्स को एड्रेस करी जाती है, कि एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है हम वैसा एड्रेस टू डाल सकते हैं। 99% ऑफ द केसेस में आपको एक ही चीज दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है, इट विल बी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। TCWG भी हो सकता है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकता है, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, एड्रेस टू के बाद आ जाता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। देखो, ऐसा नहीं होता है कि हमने लिखा कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये हमारा ओपिनियन है, साइन करा, रवाना। हमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। जैसे इंट्रोडक्टरी पैरा में हमको पता है कि हम एक्स लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे कि नेम ऑफ द एंटिटी, बिजनेस ऑफ द एंटिटी, एंटिटी की कितनी ब्रांचेस है, कितने डिपार्टमेंट्स है, ये सारी चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। इंट्रोडक्टरी पैरा में हम एंटिटी का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एंटिटी का ये बिजनेस है, ये ब्रांच है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने ऑडिट करे हैं वो कौन से ईयर के हैं? ईयर 1920 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ऑडिट करा है, मतलब डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हाँ हमने सच्ची में ऑडिट करा है, तभी हम इस ओपिनियन पे पहुंच पाए हैं जो हमने नीचे लिखा है। लिखेंगे फैक्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, या अगर सपोज हम डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं
तो इन दैट केस हम लिखेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट बीन ऑडिटेड एंड हेंस द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त, जैसा ओपिनियन है वैसी ही लैंग्वेज हमें यूज करनी है। तो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है, एंटिटी के बारे में, एंटिटी का बिजनेस, एंटिटी का ब्रांचेस, एंटिटी के कंपोनेंट्स, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी चीज़ें हम उधर लिखेंगे। ओके, फिर हम लिखेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस काम के लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल थी और किस काम के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। उसके दो अलग अलग पैराग्राफ्स फ्रेम करेंगे। पहला पैराग्राफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, उसमें हम लिखेंगे कि भाई बुक्स बनाने का काम मैनेजमेंट का था, ASN लॉ या FRF फॉलो करने का काम भी मैनेजमेंट का था, हम तो सिर्फ चेक करने के लिए आए हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन करने का काम भी किसका है, मैनेजमेंट का, हमारा काम नहीं है। ये बेसिकली काम किसका है, मैनेजमेंट का है। हम बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे। हमको जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑडिटर को, जैसे भी लिखित में, ओरल में, जैसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर को सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वी विल अटैच अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा कि इस काम के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल थी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा। इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें और नई नई बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा का मतलब क्या होता है, ऑडिटर किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑडिटर की सबसे पहली द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वजह से ऑडिटर आया है कि मेरा मेन काम है ओपिनियन देने का, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये हमारी सर्वप्रथम द प्रायोरिटी वाइज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that we are here to express an opinion on the financial statements, right? Auditor's responsibility para में first point expression of opinion, second responsibility है हमारी compliance। हम comply करेंगे क्या with all the essays जो हमारे ICAI ने बड़े प्यार से इशू करे। जो ऑडिटर को comply करना मैंडेटरी है। It's the duty of auditor to comply with all the standards on auditing issued by the ICAI while performing audit. जो भी essays है, जो भी pronouncements है ICAI के, जो भी ethical standards है, जो भी code of ethics है, ये सब हम follow करेंगे। code of ethics हमारे प्रोफेशन के कोड्स है, प्रोफेशनल एथिक्स जिसे बोलते हैं। What is professional ethics? प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब है कि एज अ सीए, ऑडिटर का प्रोफेशन सीए, एथिक्स मतलब डूज एंड डोंट्स। एज अ सीए हमारे जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो सीए एक्ट में दिए हैं, हमने वो सब कंप्लाई करके ऑडिट करें। हमने कोई गलत काम नहीं करा है। हमने सारे लॉ, सारे स्टैंडर्ड्स, सारे कोड ऑफ कंडक्ट, सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर ऑडिट करी है। हमने सबूतों के बेसिस पे ओपिनियन दिया है, ऐसे ही ओपिनियन नहीं दिया है। ऑडिटर ने बहुत सारे सफिशिएंट एंड बहुत अच्छे अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं और उन्हीं एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करा है। ऑडिटर ने ओपिनियन देना सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द एसेज, विद प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, विद प्रोफेशनल एथिक्स। वी हैव गैदर्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। समझो, कंप्लायंस प्रोसीजर कैरी करते वक्त हमने इंटरनल कंट्रोल्स पे सबूत इकट्ठे किए हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैरी करते वक्त हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग, पीएनएल, सब पे सबूत इकट्ठे किए हैं। और सबूत इकट्ठे करके ही, सबूतों को ध्यान में रखकर ही हमने ओपिनियन दिया है। हमने किसी भी रिलेशनशिप इंटरेस्ट
या फिनेंशियल इंटरेस्ट के हिसाब से ओपिनियन नहीं दिया है। ऐसा नहीं किया है कि पैसे ज्यादा मिल रहे तो अच्छा ओपिनियन दे दो, या दोस्त की कंपनी की ऑडिट करी हो तो अच्छा ओपिनियन दे दो। हमने प्रॉपर सबूतों को ध्यान में रखकर ही ऑडिट करी है। वी हैव नॉट सोल्ड आवर इंटरेस्ट, मॉनेटरी वाइज हमने अपने इंटरेस्ट को नहीं बेचा है, यहाँ पर ऑडिटर लिखे। हर चीज पर, अमाउंट पर, क्लासिफिकेशन पर, जजमेंट्स पर, एस्टिमेट्स पर, सब पर हमने सबूत इकट्ठे करे हैं और प्रॉपर तरीके से ऑडिट करी है। और हाँ, आपने सिखाया था मैम कि ऑडिट करते वक्त हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से आओ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि ऑडिट करते वक्त चीज़ों को इग्नोर करो। हम आएंगे तो पॉजिटिव अप्रोच से, लेकिन हमेशा क्या रहेंगे, अलर्ट और सतर्क। ध्यान रहे, मैं पॉजिटिव अप्रोच से ऑडिट करने के लिए अंदर घुस रही हूँ, लेकिन हमेशा एक विजिलेंस माइंड से घुसूंगी कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन फिर भी अगर एक भी गलती मिल जाए तो मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगी। आई विल टेक इट वेरी वेरी सीरियसली एंड विथ कॉशन, क्योंकि गलती छोटी इग्नोर कर दी और ऐसे छोटी छोटी गलतियां इग्नोर करते रहे, यू विल नेवर नो व्हेन इट बिकम्स अ ब्लंडर मिस्टेक। सो डोंट इग्नोर, एंड ऑडिटर हैज टू बी मेंटेनिंग some alertness, some vigilance in his mind, which is called as professional skepticism. Very important word. Skepticism का मतलब क्या होता है, alertness. Auditing with a questioning mind कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ ऑफ द ट्रैक हो रहा है तो ऑडिटर ऐसा नहीं इग्नोर करेगा कि बाद में देख लेंगे। ऑडिटर हाथों हाथ पूछेगा ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों हुआ, गड़बड़ क्यों है। वी हैव टू बी अलर्ट, कॉशियस, सावचेत, सावधान, विजिलेंट, चौकन्ना रहना जरूरी है हमको। दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, हमें ओपिनियन देना है किस पर, फिनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने के लिए जिन जिन बातों का जहां जहां जैसे जैसे ध्यान रखना है हम वैसे ध्यान रखेंगे। सारे लॉज, एथिक्स, मॉरल्स, एटिकेट्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम अपना ओपिनियन देंगे। दिमाग में फिट कर लो ये बात। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डिलिजेंस? अपनी ड्यूटीज को बखूबी निभाते हुए, ड्यू डिलिजेंस डिलिजेंटली फॉलो करते हुए, कहीं पर कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऑडिट करोगे। बहुत प्रोफेशनली स्केप्टिफाई होकर, अलर्ट रहकर, विजिलेंट रहकर ऑडिट करोगे, ताकि हम कंपनी, जिस कंपनी की ऑडिट करें, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऑडिटर का ओपिनियन इज सो परफेक्ट कि ऑडिटर ने सारी चीजें पिन पॉइंट कर कर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करा है। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमको करनी है ऑडिट। तो हम लोग किन किन चीज़ों को ध्यान रखकर ऑडिट कर रहे हैं, वो सारी बातें इसमें कवर। एंड ऑफ कोर्स द लाइमलाइट पैरा ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमने इतनी सारी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, द ओपिनियन पैरा। इसमें आपका जो भी ओपिनियन है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, अनमोडिफाइड ओपिनियन है, मोडिफाइड ओपिनियन है, जो भी ओपिनियन है आप इसमें लिखोगे। देखो, ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट है, तो ऐसे 700 तो आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, कैसी भी, चारों में से किसी भी तरह की ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, मोडिफाइड या मतलब अनमोडिफाइड, एडवर्स, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कैसे भी ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हो, कैसा भी ऑडिट ओपिनियन आप दे रहे हो, ये सारी चीजें तो एज इट इज आएगी। लेकिन अगर आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया तो 700 पे ही कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मोडिफाइड ओपिनियन दिया तो फिर हमें कौन से ऐसे पे शिफ्ट होना पड़ेगा, 705। लेकिन फॉर्मेट तो कौन से ऐसे में है ऑडिट रिपोर्ट का, 700। तो आपका जो भी ओपिनियन है वो हम इस पैराग्राफ में लिख देंगे, विच इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ। देन वी विल हैव गोइंग कंसर्न पैरा। गोइंग कंसर्न पैरा मतलब ऑडिटर देखो अलग से हाईलाइट करके लिख रहा है गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में। क्या लिख रहा है कि जिस कंपनी की मैंने ऑडिट करी है उसमें गोइंग कंसर्न सस्टेन है, मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बंद नहीं होने वाली है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, कंपनी चलती रहेगी। तो गोइंग कंसर्न में ऑडिटर लिखेगा कि कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है विच इज थ्रेटनिंग द गोइंग कंसर्न एजम्पशन।
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न एजम्पशन से बने जो एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। देन वी हैव अ न्यू एडिशन की ऑडिट मैटर, जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले याद हुआ है, एक नया स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड का नाम है SA 701, जिसको हम पूरा अलग से डिस्कस करेंगे। की ऑडिट मैटर क्या होता है? वैसे एज द नेम सजेस्ट, की मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑडिट करते वक्त मैटर मतलब बात। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें लगी वो इस पैराग्राफ में आएगी। मैम ऊपर आ चुकी है तो भी, हाँ अगर ओपिनियन पैराग्राफ में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो भी की ऑडिट मैटर पैरा मतलब वो बातें जिसकी वजह से मेरा आज ये ओपिनियन बना है, कि अगर मेरा ओपिनियन अनमोडिफाइड है तो क्यों है, की ऑडिट मैटर में रेफर करो। अगर मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड है तो क्यों है, की ऑडिट मैटर पैरा में रेफर करो। सो दिस इज की ऑडिट मैटर पैरा विच वी विल रेफर इट। हम वापस पढ़ेंगे इसको AC 701 जब पढ़ेंगे तब। फिर एक और पैरा अटैच होता है EOM एंड OM, एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैरा, जो मैं अभी नहीं समझा रही हूँ। जब आएगा SA 706 उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। देन वी हैव अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में कोई और लॉ के हिसाब से कहीं पर भी कुछ और रिपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे ऐसे में एक खाली डब्बा हमको दे दिया, ये लो डब्बा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। इसमें आपको जो भी दूसरे लॉज के अकॉर्डिंग डालना है वो इसमें डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैम सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शन, हमें याद है 10+1 11 पॉइंट्स प्रिंसिपल असर्शन पे रिपोर्ट करनी होती है, इधर आएगा। रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफिक इंक्वायरीज, ऑडिटर ऑडिट करते करते स्पेसिफिक इंक्वायरीज पर रिपोर्ट करेगा, इस पैराग्राफ में आएगा। रिपोर्टिंग ऑन कारो रिक्वायरमेंट्स इस पैराग्राफ में आएगा। तो जो भी लॉ कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट दे रहा है वो इस पैराग्राफ में आ जाएगा। बाकी डेट ऑफ कोर्स ऑडिट रिपोर्ट पहले बनती है या बोर्ड्स रिपोर्ट, समझा चुकी हूँ कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में कि पहले ऑडिट रिपोर्ट बनती है फिर बोर्ड्स रिपोर्ट। तो डेट वुड बी अर्लियर दैन द बोर्ड रिपोर्ट। प्लेस में अपने को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ सिटी लिखनी है, पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिटी लिखनी है जोधपुर, दैट्स इट। जो भी आपकी सिटी है, जोधपुर जयपुर जैसे भी आपने लिखना है, इट्स प्लेस में सिटी लिखनी है। एंड साइन सेक्शन 145 अगर कंपनी है तो जो भी ऑडिटर है जिसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो साइन करेगा। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द एलिजिबल पार्टनर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट। This is all with the format of audit report, which is very important and it's already there in your notebook, so you have to learn it very properly. Guys देखो ऐसे कभी नहीं आएगा ड्राफ्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ऐसे आ सकता है ड्राफ्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की कौन सा पॉइंट कब आएगा। तो आपको ये सीक्वेंस पूरी लर्न रखनी है कि पहले टाइटल आएगा, फिर इंट्रो पैरा, फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले टाइटल आएगा, एड्रेस टू आएगा, इंट्रो पैरा आएगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, फिर ओपिनियन पैरा, फिर GK गोइंग कंसर्न एंड की ऑडिट मैटर। याद रखना ओपिनियन के बाद GK पैरा, गोइंग कंसर्न पैरा एंड की ऑडिट मैटर पैरा, EOM OM पैरा, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, डेट प्लेस साइन। आपको एलिमेंट्स ड्राफ्ट करने के लिए बोला जा सकता है कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें और पढ़ना बाकी है अभी ऑडिट रिपोर्ट में। SA 701, SA 706, SA 705 पूरा पढ़ना बाकी है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट हमने जो चैप्टर का बेस था वो फिनिश कर दिया है। We have done with SA 700. 700 says the format of audit report क्या होगा, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स बचे हैं, अभी वो ले रही हूँ मैं। लेकिन the basis of the chapter जो था ना, जो नींव थी चैप्टर की, वो हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। So this is all with the audit report का format and this is all with the introduction of audit opinion which you have to learn. तो SA 700 की हम थोड़ी डिटेल में बात करें तो लेट्स टेक आउट द बुक्स एंड बुक्स का चैप्टर नंबर 3 ऑडिट रिपोर्ट पेज नंबर 68 से हम पढ़ना शुरू करते हैं और SA 700 को कवर करने की कोशिश करते हैं। राइट वैसे ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ मैं ये, बट कुछ 2-3 पैराग्राफ्स है जो मुझे बोर्ड पर लेने हैं आपके साथ, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद बुक्स एंड मी। ओके, सो SA 700, लेट्स रीड द नेम ऑफ द एसे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ अच्छे से रीड करना। सबसे पहले लिखा है फॉर्मिंग एन ओपिनियन। इस एसे में हमने अपना ओपिनियन बनाना है
एंड बनाकर रिपोर्ट करना है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ओपिनियन किस पर बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो ओपिनियन बनाना है और बनाकर रिपोर्ट करना है, ऐसे 700 ये कहता है। ओके मैम, ऐसे 700 ब्रैकेट में रिवाइज्ड क्यों है? क्योंकि टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरह के चेंजेस किए हैं एसेज में, तो ऑलमोस्ट आपको हर ऐसे के पीछे ब्रैकेट में दिख ही जाएगा रिवाइज्ड, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी लिखोगे एग्जाम में रिवाइज तो भी चलेगा। यू हैव टू लर्न द नेम एंड द नंबर ऑफ द एसे विच आई विल मेक यू डू, डोंट वरी। हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स है जिससे मैं लर्न करा दूँगी, राइट। उसके बाद है तुम्हारा स्कोप ऑफ एसे। स्कोप मतलब दायरा। इट कवर्स द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें। पॉइंट नंबर 1, फॉर्म एंड कंटेंट। एक तो फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर की बातें, कंटेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड सेकेंड पॉइंट, अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि हमें पता है मोडिफाइड ओपिनियन तो 705 में कवर्ड है और EOM जो अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है वो ऐसे 706 में कवर्ड है, राइट। इस ऑडिट ऐसे में, इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर है तो 700 अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं है तो 705 मोडिफाइड ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसे, इसमें सबसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी वाइज ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन बनाना है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कैसे? सबूत इकट्ठे कर कर और कंक्लूड कर कर ओपिनियन फ्रेम करना है। तो लिखा है बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन आउट ऑफ द एविडेंसेस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड जो भी ओपिनियन आप फ्रेम करते हो उसे लिखकर क्लियरली अपने ऑडिट रिपोर्ट के जरिए आपको बताना है, टू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन क्लियरली थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट। नाउ स्टार मार्क कर दो नेक्स्ट ब्लॉक पर, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। फॉर्मिंग एन ओपिनियन पे क्वेश्चन भी आ चुका है काफी बार। व्हाट आर द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन? किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा? तो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी वो चीज़ें लिखी हुई है। सिंप्लीफाई करने के लिए बुक वाली ही चीज़ें हैं, बट समझाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ कि व्हाट आर द बेसिक, मतलब किन चीज़ों, बेसिक फंडामेंटल जिनके बेसिस पर ऑडिटर ने ओपिनियन ड्रॉ करा है। तो सबसे पहला बेसिस, लॉ और AS फॉलो हुआ है नहीं हुआ। अगर हुआ है अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं हुआ है मोडिफाइड ओपिनियन। तो पॉइंट नंबर 1, whether financial statements are as per financial reporting framework, इसको ब्रैकेट में AS और लॉ भी बोल सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ट्रू एंड फेयर व्यू भी बोल सकते हैं। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तब तो अच्छा ओपिनियन, नहीं दे रहे हैं तो बेकार ओपिनियन। समझ रहे हो हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर कब कौन सा ओपिनियन देगा, ये कैसे पता चलेगा, राइट। दिस इज सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस whether financial statements are free from material misstatement। बहुत सारी नई नई बातें। ऑब्टेनिंग, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा क्या? रीजनेबल अश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल अश्योरेंस? अश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस। एब्सोल्यूट मतलब 100% दावा करना। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ये बुक्स चेक कर लिए, मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लिए, मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर इनमें एक भी गलती निकल गई तो। नो, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट मैं ऐसे लिखूंगी कि मैंने ये बुक्स चेक कर ली है, मुझे ऐसा लगता है, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दावा करती हूँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, AS लॉ के अकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करा है। दिस इज कॉल्ड एज रीजनेबल अश्योरेंस। जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप चेक करो तब आपको कोई गलती मिल जाए, लेकिन जितना मैंने जैसे चेक करा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते हुए मुझे कोई गलती नहीं मिली या मुझे ये गलतियां मिली है। ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेस रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। पुट दिस इनटू योर माइंड। हम गलती निकालने के लिए कंपनी में नहीं आए हैं, हम ओपिनियन देने के लिए आए हैं। ओपिनियन देते देते अगर गलती मिली तो जैसी गलती वैसा ओपिनियन,
लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, नॉट डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, क्योंकि गलतियां पकड़ना या गलतियां ना हो वो काम मैनेजमेंट का है। मैं तो सिर्फ आई हूँ, देखूंगी गलतियां है या नहीं है, अगर है तो ओपिनियन उस हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगी, नहीं है तो अनमॉडिफाई कर दूंगी। I will always express a reasonable assurance कि जिन financial statements को मैंने चेक किया है, the financial statements are free from material misstatement. Material मतलब बहुत important, misstatement मतलब गलतियाँ, कि financial statements में कोई बड़ी बड़ी गलती तो नहीं है, अगर है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गलती सुधरवाऊंगी नहीं, मैं तो अपना ओपिनियन चेंज कर दूंगी। आप जानो, आपकी कंपनी जाने और ये गलतियाँ जाने, आई विल जस्ट एक्सप्रेस माई ओपिनियन। हाँ, पहले मैं एक बार कम्युनिकेट जरूर करूंगी कि भाई गलती मिली है, सही कर दो, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं सही करते हो तो फिर आई विल एक्सप्रेस दैट काइंड ऑफ ओपिनियन। तो ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ रीजनेबल एश्योरेंस बेस्ड ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ध्यान रहे, ऑडिट पढ़ाते वक्त अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें पढ़ाया 4-5 चैप्टर्स, मैंने एक बार भी वर्ड मिस्टेक यूज नहीं किया है। मिस्टेक नाम का कोई वर्ड ऑडिट की टर्मिनोलॉजी में नहीं है, इट इज ऑलवेज मिस स्टेटमेंट। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, जैसा एविडेंस वैसा ओपिनियन। अगर एविडेंसेस मिल गए और ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन। एविडेंसेस मिल गए, कह रहे हैं कंपनी घटिया है, बेकार है, एडवर्स ओपिनियन। एविडेंसेस मिल गए, कह रहे हैं कंपनी एवरेज है, क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन एविडेंसेस मिले ही नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इनएबिलिटी। आर यू गेटिंग इट? जैसे एविडेंस वैसा ओपिनियन, एविडेंसेस है ही नहीं तो यू विल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सिमिलरली मटीरियलिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। गलती मिली मतलब मिसस्टेटमेंट, मैंने आपको बोला सही कर लो, आपने सही नहीं करी, इसको क्या बोलेंगे? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कहने के बावजूद भी गलती सही नहीं करी, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटीरियल है, एडवर्स ओपिनियन, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन। आर यू गेटिंग इट? मटीरियलिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी बातें बताई हैं? देखो, अगर आप खुद सारी बातें बता देते हो तब तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, खुद ही बता दो ना, ये गलतियां हो गई है, यहाँ पे फ्रॉड्स हो गए हैं, तो ऑडिटर की ओपिनियन खराब करेगा। अगर आप खुद सच्चाई ईमानदारी से अपनी कंपनी के बारे में सब चीजें डिस्क्लोज कर रहे हो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फ्रॉड्स, थेफ्ट्स, एरर्स, नॉन कंप्लायंस, पेनल्टीज, पनिशमेंट्स, आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आप सच्चाई ईमानदारी से नहीं बताओगे, चीज़ों को छुपाओगे, तो फिर मैं ऑडिटर के हिसाब से उन चीज़ों को बताऊंगी भी और अपना ओपिनियन भी चेंज करूंगी। सिमिलरली नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विद एफआरएफ। एफआरएफ मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉ। जैसे एएस में लिखा है फीफो या वेटेड एवरेज, लेकिन मैं लीफो यूज कर रही हूँ, इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी, द स्टैंडर्ड, मतलब मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या मेरे पास कोई रीजन है? अगर रीजन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बिना रीजन आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, बिना रीजन आप स्टैंडर्ड्स को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये गड़बड़ है। मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकती हूँ। सो वी आर स्टडिंग कब हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करें। अच्छा, मॉडिफिकेशन में भी एडवर्स कब करें, क्वालिफाई कब करें, डिस्क्लेम कब करें, ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। जैसे बुक्स बनाते वक्त बहुत सारे एस्टिमेट्स लिए गए होंगे, क्या जितने भी जो भी एस्टिमेट्स थे वो रीजनेबल थे, फेयर थे, प्रूडेंट थे? अगर थे तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन आपने कोई ऐसा एस्टिमेट ले लिया जिसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। आपने कहा ये एसी है जो मैं 100 ईयर्स तक चला लूंगी और 100 ईयर्स बाद भी अगर 10,000 में बेचूंगी, तो इमेजिन करो मैंने एसी खरीदा है 50,000 में, माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाय 100 ईयर्स चलाने वाली हूँ, 400 रुपए का डिप्रिसिएशन पर ईयर। क्या ये एस्टिमेट सही था? मैम 100 ईयर्स तक एसी कैसे चला सकते हैं, उसके बाद भी 10,000 रुपए में कौन खरीदेगा? ये एकदम फेक एस्टिमेट है। अगर ऐसी घटिया इम्प्रूडेंट अनफेयर एस्टिमेट्स आपने लिए हैं अपने बुक्स में, तो मैं अपना ओपिनियन चेंज कर सकती हूँ। एस्टिमेट्स बढ़िया हैं, ट्रूथफुलनेस
रीजनेबिलिटी शो कर रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रिलायबल है, भरोसेमंद है, विश्वसनीय है, रेलेवेंट है, अच्छा ओपिनियन, विश्वसनीय नहीं है, गलतियों से भरे हुए हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। सिमिलरली जितने भी हादसे, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स जो भी हो रहे हैं एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है, वही मैं बता रही हूँ कि अगर आपने विलफुली डिस्क्लोज कर लिया, देखो कुछ अगर आपने गड़बड़ काम करा और आपने खुद ही घर जाके मम्मी पापा को बता दिया, तो बाहर से कोई भी कंप्लेन करने आएगा तो मम्मी पापा अपने आप देख लेंगे। लेकिन अगर आप गड़बड़ करोगे और आप नहीं बताओगे और कोई और आके बताएगा, तो फिर आपकी बैंड बचने वाली है। ये वही बात है, अगर कंपनी ने गड़बड़ करी और खुद कंपनी वॉलंटरली डिस्क्लोज कर रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑडिटर अपना ओपिनियन क्यों खराब करेगा। लेकिन अगर कंपनी छुपाती है और ऑडिटर ने पकड़ लिया, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करी जाए। एंड लास्ट, बुक्स बनाते वक्त आपने जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज करी है, जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस यूज करे हैं, वो अच्छे से क्लियर करे हैं या नहीं करे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बुक्स बनाते वक्त अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, मतलब इंटेंशन है कि जिस यूजर के पास हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएं, वो यूजर को सब कुछ समझ आ जाए कि चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं कंपनी का मैनेजमेंट, क्या वर्ड्स, क्या फ्रेजेस यूज किया, उनका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर है या नहीं, तो ऑडिटर को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइमरीली ऑडिटर फोकसेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ओपिनियन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही होगा, लेकिन ओपिनियन देते वक्त हमें ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है। दिस इज ऑल विथ योर फॉर्मिंग एन ओपिनियन पैराग्राफ। देन यू हैव एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। उसमें ओपिनियन दो तरह के हैं, लिखा है अनमोडिफाइड और मोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड की लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हैं। When he concludes, बुक से unmodified opinion की लैंग्वेज फ्रॉम द बुक, when he concludes that the financial statements as a whole, पूरी तरीके से financial statements are prepared as per FRF, एकदम शानदार ASM लॉ के हिसाब से, FRF के हिसाब से बनाए हुए हैं, we will express unmodified opinion, which is also called as unqualified opinion, which is also called as clean report. Clean report, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अनमोडिफाइड ओपिनियन। एंड नेक्स्ट इज मोडिफाइड ओपिनियन, जो तीन तरह के होते हैं बता चुकी हूँ। गलतियाँ बहुत सारी है, एडवर्स थोड़ी है, क्वालिफाइड पता नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लैंग्वेज पढ़ के देखते हैं। When the auditor, बुक से, concludes that the financial statements है और पूरी तरीके से गलत बने हुए हैं, एज अ होल आर नॉट, अंडरलाइन कर दो वर्ड नॉट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, या तो ये सिचुएशन पे मॉडिफाई देंगे, या ऑडिटर इज, अंडरलाइन कर दो वर्ड अनेबल, अनेबिलिटी, इनेबल नहीं कर पा रहा है ऑडिटर, नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और उसको पता भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट, आई डोंट नो, यू विल एक्सप्रेस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैम इसमें नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर? देखो इसमें नाम नहीं लिखा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऐसे 705 में इनका नाम के साथ रेफरेंस है। अभी सिर्फ इस ऐसे में बताया कि ओपिनियन दो तरह के हो सकते हैं, मोडिफाइड और अनमोडिफाइड, और ऐसे 700 सिर्फ मोडिफाइड ओपिनियन पे डील करता है। उसके बाद पूरे नोटबुक में मैंने तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आराम से अच्छे से बनवा दिया है। मैंने पूरा ड्रॉ करवाया है विद प्रॉपर पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड कनेक्टर्स, राइट। ये पूरा जो फॉर्मेट है वो टैब्यूलर फॉर्मेट में है, ये आप अपने आप पढ़ोगे। दिस इज, यू कैन डू इट इजीली, यू कैन रेफर द नोटबुक एंड यू कैन डू इट द बुक पार्ट। सेम हुई है टाइटल, अभी मैंने जो लेक्चर में पढ़ाया, टाइटल, एड्रेस टू, इंट्रो पैरा, मैनेजमेंट पैरा, ऑडिटर पैरा, ओपिनियन पैरा, जीके, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा, ईओएम, ओएम पैरा, डेट, प्लेस, साइन, ये सब चीज़ें हुई हैं विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द नोटबुक्स एज वेल एज ऑन द बोर्ड इन दिस वीडियो लेक्चर, राइट। मैंने ऑडियो नोट भी मैं आपको भेजूंगी, उसके हिसाब से आप आराम से रेफर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल विथ योर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एसे 700, द लास्ट पार्ट, पेज नंबर 71, एक छोटा सा पैराग्राफ है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा बचा है, बस ये हम अभी कवर कर रहे हैं। दैट्स इट विथ एसे 700। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हुआ ये कि मैं आपकी कंपनी में
ऑडिट करने के लिए आई हूँ। ऑडिट करने के लिए जब मैं आई तब मैंने आपको कहा कि आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे दे दो। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से पड़े थे, उसमें से कुछ पेपर्स आपने हटाए, अपने पास रखे और कहा मैम ये ले जाओ, आप ऑडिट कर दो। जब आप ये पेपर्स रख रहे थे तब मेरी नज़र इन पर ही थी, यार ये मेन डॉक्यूमेंट्स तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये पेपर्स जो अटैच हुए हैं वो क्या है। कोई बात नहीं, मैंने ऑडिट कर कर आपको दे दी। जब आपको ऑडिट रिपोर्ट दी तब आपने क्या किया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए, ऑडिट रिपोर्ट ली और फिर से वो ये पेजेस ड्रॉअर से निकाले, पेज अटैच करे और इसको एनवेलप में डालकर मेंबर्स को भेजने की तैयारी करी। तो मैंने कहा रुको, जो इन्फॉर्मेशन आप मेरे ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ लगा रहे हो मुझे वो चेक करनी है। आपने मुझे कहा मैम आप सिर्फ फिनेंशियल एरियाज के लिए आए हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो कि दिस इज नथिंग फिनेंशियल, आपका इस पर कोई हक नहीं है, नो पंचायती, आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो, ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच हो रहे हैं, मुझे इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, मुझे इन्फॉर्मेशन को देखनी है। अगर ये फिनेंशियल नहीं हुई तो मैं चेक नहीं करूंगी, बट दिखानी तो आपको पड़ेगी, बिकॉज ऑडिटर हैज राइट टू एक्वायर एवरी इन्फॉर्मेशन। जब कंपनी ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखाई और मैंने जब ऑडिट करी तब दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन, इसको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल सकती हूँ, या फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ हमने क्या अटैच करी है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसे मैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी बोल सकती हूँ। और दो केस हो सकते हैं, या तो सप्लीमेंट्री इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो ये वाकई में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट था और मैनेजमेंट मुझसे कुछ छुपा रही थी, या ऐसा भी हो सकता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैंने चेक करा तब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई लेन देन नहीं था। अगर पार्ट ही नहीं है तब तो मैं क्या करूँगी, ओके इग्नोर, मुझे नहीं देखना, लगा लो। लेकिन अगर ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट था तो आपने मुझे ऑडिट क्यों नहीं करने दिया इसको। मैं इसको ऑडिट करूंगी, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू गेट इट्स ऑडिट, कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देखो मुझे ऑडिट करने दो, फिर ही आप मेरे ऑडिट स्टेटमेंट्स के साथ या अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच करना। अगर मैनेजमेंट मान जाता है कि ठीक है आप इतना कह रहे हो तो जाओ कर लो ऑडिट, अगर मैंने ऑडिट कर ली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी है मैं रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने मुझे ऑडिट नहीं करने दी, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, तो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगी स्टेट द फैक्ट इन ऑडिट रिपोर्ट। क्या लिखूंगी कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ और मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है वो मैंने ऑडिट नहीं करे हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अटैच्ड है, क्योंकि ये मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, देखो आप कोई भी पेपर जोड़ोगे ना तो वो ऑडिटर की क्रेडिबिलिटी पर आएगा। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोई भी पेपर अपना ऐड कर लो तो यही लगेगा वो मेरा ही पेपर है, तो मैं ऐसे ही कोई पेपर कैसे ऐड करने दूँ। तो अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट्स के साथ कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अटैच करी जाती है तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की ऑडिट करे। वो चेक करेगा क्या ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, इन दैट केस वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट कि भाई इसकी ऑडिट करेंगे हम, फिर ही आप ये डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट मान जाता है तो हम ऑडिट कर लेंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट कहता है हम आपको ऑडिट नहीं करने देंगे तो हम अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे कि एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो हमने ऑडिट नहीं करी है, इट्स नॉट बीइंग ऑडिटेड बाय अस, दिस इज ऑल विद योर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन।
कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो हमारी नज़र के बाहर हो। हमें सब डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स ने बड़े ट्रस्ट के साथ, सारे मेंबर्स ने बड़े विश्वास के साथ हमको अपॉइंट किया है और हमें उस विश्वास की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी हैव टू बिहेव इन अ ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, सिंसियर मैनर. So this is the case with supplementary information and this is all with your essay 700. एक छोटा सा पैराग्राफ है कि एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट में क्या गुण होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले लिखा है सिंसियरिटी, बहुत अच्छे शब्द, बहुत प्रॉपर लेवल पर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। शुड बी इंडिपेंडेंट, बिकाऊ ऑडिट रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि यार ऑडिटर ने अच्छे से ऑडिट नहीं करी है। लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। आप बहुत हाई फाई टेक्निकल जार्गन्स नहीं लिखोगे कि लोगों को समझ ही ना आए लिखा क्या है। एकदम क्लियर, सिंपल होना ज़रूरी है, एक्यूरेट होना ज़रूरी है। आप फेंके नहीं मारोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, झूठ नहीं लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे और एकदम सही फैक्ट्स लिखोगे। शुड बी सिंपल, शुड बी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है यूनिटी ऑफ थॉट्स। जैसा आपके थॉट्स है वैसी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का फर्स्ट पैराग्राफ कुछ और कह रहा है, लास्ट पैराग्राफ कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होगा। शुड बी एक थॉट्स में कोहेरेंस होना ज़रूरी है, यूनिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है। शुड बी एज पर एसेज, शुड बी एज पर लॉ। और अगर ऑडिटर ने कोई भी बुराई करी है, याद है ना, ड्यूटी टू गिव रीजंस ऑन एवरी क्वालिफिकेशन। आप बिना मतलब ऐसे ही बुराई नहीं कर सकते। जब भी आप मोडिफाइड ओपिनियन दोगे तब आपको साथ में क्या देने पड़ेंगे, रीजंस, जो किस में आएगा, ऐसे 705 में। दिस इज ऑल विद योर ऐसे 700। यहाँ तक आज पढ़ा है हमने। कल मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी जिसमें ऑलमोस्ट मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूँगी। टिल देन प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना विद बुक्स, विद योर नोटबुक्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। गुड लक, बाय।